नमस्कार बच्चों, ईसा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए बच्चों, 10th क्लास आरबीएसई बोर्ड के अंदर हम लोग 12वें नंबर का चैप्टर है जिसका नाम है ईदगाह कहानी, मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी हुई है। और इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय और इस कहानी का कथानक क्या है, इसमें कौन कौन से पात्र हैं और इस कहानी की समरी क्या है, स्टोरी क्या है, ये पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देख रखे हैं तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। आज हम लोग जानेंगे बच्चों कि जहां हम लोगों ने कल निशान लगाया था उससे आगे पढ़ेंगे। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे कि जो हामिद है वो बिल्कुल निर्धन है, उसके पिताजी की मृत्यु हैजे से हो गई है, माताजी की देखभाल ना होने की वजह से उनकी मम्मी का भी देहांत हो गया, माता का देहांत हो गया। अब वह अपनी बूढ़ी दादी के पास वह रहता है। आज ईद आ चुकी है लेकिन घर के अंदर दादी के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन दादी ये चाहती है कि मैं अपने बेटे को यानी अपने हामिद को ईदगाह भेजते समय उसको ईदी दूं, लेकिन कहाँ से दूं, कैसे दूं? अगर आज इनके पिताजी यानी जो हामिद के पिता और उसकी दादी का क्या हो गया, बेटा, अगर वह जीवित होता तो आज ये स्थिति ही ना आती, ऐसी स्थिति नहीं होती। तो इस तरह से यहाँ बात चल रही थी और हामिद बड़ी प्रसन्न था। हामिद सबसे ज़्यादा प्रसन्न था क्योंकि उसे ईदगाह जाना था। हामिद अपनी दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा और बिल्कुल ना डरना। ये 41 नंबर पेज पर सेकंड पैराग्राफ से अब इस वीडियो में हम लोग पढ़ना शुरू कर रहे हैं बच्चों। अमीना का दिल कचोट रहा था। अमीना इस बात से दुखी थी कि मैं अपने बच्चे को हामिद को ईदी कहाँ से दूँ। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे थे, अपने पिताजी के साथ मेले में जा रहे थे। हामिद का अमीना के सिवा और कौन है, उसे कैसे अकेले मेले जाने दें। उस भीड़ भाड़ में बच्चा कहीं खो जाए तो क्या होगा। नहीं, अमीना उसे यूँ न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे, पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सवैया कौन पकाएगा। अमीना सोचती है कि मैं उसे साथ चलती हूँ और मैं थोड़ी थोड़ी दूरी में उसे अपनी गोद में ले लूँगी और उसे अपने साथ लेकर जाऊँगी। पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करते लगेंगे। मांगे ही का तो भरोसा ठहरा, मांगने से ही काम पूरा होगा। उस दिन फही मन के कपड़े सिले थे, यानी गांव के अंदर किसी के कपड़े सिले होंगे। तो कहने का मतलब है कि अमीना काम क्या करती है, कपड़े सिलने का काम करती है। ठीक है, ये उसका काम हो गया। गांव के अंदर फही मन के कपड़े सिले थे। 8 आने पैसे मिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आती थी इसी ईदी के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती। हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बच रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में, 5 अमीना के बटुए में। यही तो बिसात है और ईद का त्योहार। अल्लाह ही बेड़ा पार लगाएगा। सभी को सवैया चाहिए और थोड़ा किसी की आंखों नहीं लगता है। यानी अमीना इस बात को सोच रही है कि आज ईद है और ईद के इस अवसर पर सभी लोग सवैया मांगने आएंगे, नाइन भी, धोबिन भी और भी गांव के लोग आएंगे, तो मैं कहाँ से दूंगी। ठीक है ना। लेकिन वह अपनी संवेदनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर रही है। थोड़ी सी सवैया से किसी को काम ना चलेगा। किसके से मुंह चुराएगी, और मुंह क्यों चुराए। साल भर का त्यौहार है, ज़िंदगी खैरियत से रहे, उनकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे। इस तरह अमीना इस बात के लिए चिंतित है कि जब हामिद ईदगाह देखने गांव के लोगों के साथ जाएगा तो वहाँ भीड़ होगी। 3 कोस का पैदल रास्ता है, वो कैसे चलेगा। उसके पैरों में जूते नहीं हैं, छाले पड़ जाएंगे। मैं उसके साथ चली जाती हूँ, बीच बीच में गोद में ले लूँगी, लेकिन
सवैया भी तो बनानी है, और सवैया बन जाती अगर पैसे होते तो वापस आते समय मैं सारा सामान ले लेती, लेकिन पैसे नहीं है। उस दिन फ़हीम की जो कपड़े सिले थे उसे 8 आने पैसे मिले थे, और इस ईद के लिए ही मैं उसे बचा रही थी, लेकिन ईद आते आते उस दिन वो ग्वालन आ गई, उससे वो पैसे ले रखे होंगे उधार, तो सिर पर आकर खड़ी होगी, उस दिन उसको देने पड़े। अब 3 पैसे जो हैं हामिद के पास हैं उसकी जेब में, और 2 पैसे मेरे पास हैं। अब मैं सवैया बनाऊं, किस किस को मैं सवैया दूंगी, कैसे दूंगी, और थोड़े से किसी का काम ना चलेगा, और किस किस से मुंह चुराऊंगी। और मैं मुंह क्यों चुराऊं? साल भर का त्यौहार है, सभी इस त्यौहार के लिए इस दिन की राह देखते रहते हैं। इस तरह उसके मन में एक इंसानियत, एक संवेदना से युक्त विचार उसके हृदय में चलते रहते। अमीना में गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते, फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? मतलब बच्चों को सबसे ज़्यादा उत्साह है मेले में फटाफट पहुँच जाए, तो सब दौड़ दौड़ करके आगे पहुँच रहे हैं। फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। ये लोग क्यों इतना धीरे धीरे चल रहे हैं? हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए थे, हामिद के पैरों में तो जैसे पंख लग गए थे। इसका मतलब है कि वो उन बच्चों में सबसे तेज चल रहा था। वह कभी थक सकता है? शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की 4 दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियां लगी हुई हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं। मालवी को कैसे उल्लू बनाया है। यानी गांव के छोटे बच्चे हैं, और जब वो ईदगाह जा रहे हैं तो कस्बा आ गया, वहाँ पर है 3 कोस, रास्ते में शहर आ गया। अब वहाँ अमीर लोगों के बगीचे लग रहे हैं, तो वहाँ पर आम लीची के फल लगे हुए हैं। कोई पत्थर मार रहा है तो माली निकल कर आ रहा है। तो ये दृश्य इस तरह से चल रहा है। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी। ये अदालत है, ये कॉलेज है, ये क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे? सब लड़के नहीं हैं जी, बड़े बड़े आदमी हैं। सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कोड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह भी उसी तरह के लोग होंगे, और क्या। क्लब घर में जादू होता है, सुना है यहाँ मुर्दे की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े बड़े तमाशे होते हैं, पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यह शाम को साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और मैमें भी खेलती हैं। सच, हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, तो उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क न जाए। महमूद ने कहा, हमारी अम्मी जान का हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। यानी ये शहर के उस वातावरण का वर्णन कर रहे हैं जो रास्ते में हामिद और उसके मित्र देखते हुए चल रहे हैं। मोहसिन बोला, अम्मी मनो आटा पीस डालती है। मोहसिन बोल रहा है, मेरी मम्मी जो है मनो आटा पीस डाली है, जरा सा बैट पकड़ लेगी तो हाथ कांपने लगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो मेरी भैंस पी जाती है। किसी मैम को 1 घड़ा पानी भरना पड़े तो आँखों तले अंधेरा आ जाए। यानी अगर यहाँ शहरी महिलाओं को अगर 1 घड़ा पानी भी भरने को मिल जाए तो आँख बाहर आ जाए, अंधेरा आ जाए। महमूद, लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती, तो नहीं सकती। मोहसिन, हाँ उछल कूद नहीं सकती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी और चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, तो अम्मा इतना तेज दौड़ी कि उन्हें न पा सका। सच। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हो गई। आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है? देखो ना, एक एक दुकान पर मनो होगी।
अब देखिए ये कहानी बता रहा है, आपसे पूछा जाएगा कि उन्होंने कौन सी एक कहानी सुनाई थी, तो ये कहानी है कि सुना है रात को जिन्नात जिंद आकर के खरीद ले जाते हैं। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है और जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपये देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपये। हामिद को यकीन ना आया, ऐसे रुपये जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी है। कहानी कौन सुना रहा है? मोहसिन, ठीक है। मोहसिन ने कहा, जिन्नात को रुपये की क्या कमी है, जिस खजाने में चाहें चले जाएं, लोहे के दरवाजे तक उन्हें नहीं रोक सकते जनाब। आप हैं किस फेर में, हीरे जवाहरात तक उनके पास रहते हैं, जिससे खुश हो जाएं उसे टोकरे भर भर के जवाहरात दे दिए, अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने फिर पूछा, जिन्नात तो बहुत बड़े बड़े होते होंगे। मोहसिन, एक एक आसमान के बराबर होता है जी, ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से जा लगे, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। ये उनके अंदर चमत्कार। ये कहानी वो जिंदों की कहानियाँ आपस में करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। हामिद, लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे, कोई मुझे वह मंत्र बता दे तो एक जिन को खुश कर लूँ। हामिद कहता है कि लोग उन्हें खुश कैसे करते हैं, प्रसन्न कैसे करते हैं, अगर कोई एक मंत्र मुझे बता दे तो मैं जिंदों को खुश कर लूँ। मोहसिन क्या कह रहा है? मोहसिन देखिए, अब ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। चौधरी कयामत अली, तभी तो गांव में सबसे संपन्न व्यक्ति है। कोई चीज़ चोरी जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे और चोर का नाम भी बता देंगे। जुमराती का बछवा यानी बछड़ा उस दिन खो गया था, 30 दिन हैरान हुए, कहीं ना मिला। तब झक मारकर चौधरी के पास गए, चौधरी ने तुरंत बता दिया मवेशी खाने में है, और वहीं पर मिला। जिन्नात आकर उन्हें सारे जहान की खबरें दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास क्यों इतना धन है और क्यों उनका इतना सम्मान है। आगे चले, ये पुलिस लाइन है, यही सब कांस्टेबल कवायद करते हैं। रेटन 5-4 रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, नई चोरियां हो जाएं। मतलब पुलिस वालों की पहरेदारी की बात हो रही है। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, ये कांस्टेबल पहरा देते, तभी तुम बहुत जानते हो। अजी हजरत, हजरत मतलब श्रीमान, अजी श्रीमान यही चोरी कराते हैं। शहर के जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। जब ही इन लोगों के पास इतने रुपये आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा था कि मामू आप इतने रुपये कहाँ से पाते हो? हंसकर कहने लगा, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिसमें अपनी बदनामी ना हो और नौकरी ना चली जाए। हामिद ने पूछा, ये लोग चोरी करवाते हैं तो कोई इन्हें पकड़ता नहीं है? मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़ने वाले तो ये लोग खुद ही हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लेई पूंजी जल गई, एक बर्तन तक ना बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज लाए, 100 बर्तन भांडे आए। हामिद 150 से ज़्यादा होते हैं, 100 तो 50 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों में भी ना आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नज़र आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए,
कोई इक्के तांगे पर सवार, इक्के गाड़ी होती है तांगा गाड़ी, ठीक है, इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर पर सवार, सभी इत्र में बसे, सभी के दिलों में उमंग है, उत्साह है। ग्रामीणों का ये छोटा सा दल अपनी विपन्नता, अपनी गरीबी से बेखबर, संतोष और धैर्य में मग्न चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ताकते ही रह जाते और पीछे से बराबर हॉर्न की आवाज़ होने पर भी ना चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। मतलब गांव से पहली बार शहर में गए हैं, शहर के माहौल और वहाँ के चकाचौंध को देखकर बालक हर चीज़ को देखते से रह जाते हैं, क्योंकि पहली बार देख रहे हैं, सब कुछ नया है उनके लिए। तो सहसा अचानक उन्हें ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया, नीचे पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहां तक चली गई है, पक्की जगत के नीचे तक, जहां जाजिम भी नहीं है। नए आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं, आगे जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर हैं। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए, यानी वो भी वहाँ पहुँचे और वहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए वो भी एक पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था है। लाखों सिर एक साथ सिजदे में, अल्लाह के रहम में, उनके भक्ति में, आराधना में एक तरह से वो झुक जाते हैं। फिर सब के सब एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है, जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त प्रकाशित होती हैं और एक साथ बुझ जाती हैं, और यही क्रम चलता रहा। कितना अपूर्व दृश्य था कि जिसकी सामूहिक क्रियाएं, विस्तार और अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्म आनंद से भर देती थी। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं को एक लड़ी में पिरोए हुए है, एक सूत्र में बांधे हुए है। इस तरह से वो एक साथ वहाँ नमाज पढ़ रहे थे। तो कुल मिलाकर के ईदगाह पहुँच गए। ईदगाह का दृश्य आपके सामने चित्रित हुआ है कि सभी जो ईदगाह गए हुए हैं, जिन्होंने रोज़ा रखा है, आज वो रोज़े की नमाज पढ़ रहे हैं और नमाज को पढ़ते समय सभी का सिर एक साथ झुक रहा है और एक साथ वो खड़े हो रहे हैं। इस तरह से वो नमाज को पढ़ते समय सभी ऐसे लग रहे हैं जैसे असंख्य दीपक प्रकाशित हो रहे हैं और बुझ रहे हैं, ऐसे वहाँ वो दृश्य दिखाई देता है। ठीक है, तो यहाँ ये चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चे। अब यहाँ सेकंड अंक जो है इस कहानी का शुरू हो रहा है। नमाज ख़त्म हो गई, नमाज पढ़ रहे, नमाज ख़त्म हो गई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। तब मिठाइयाँ और खिलौने की दुकानों पर धावा होता है। नमाज ख़त्म हो जाती है। नमाज ख़त्म होने के बाद सभी लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं, एक दूसरे के जो है सलाम दुआएं करते हैं, ठीक है ना, और ये उनकी भाईचारे की परंपरा है, उसको निभाते हैं। और तभी मिठाई और खिलौने की दुकानों पर आक्रमण होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। ये देखो हिंडोला है, मतलब झूले लगे हुए हैं, एक पैसा देकर चढ़ जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। ये चरखी है, लकड़ी के हाथी, घोड़े, ऊंट छड़ों से लटके हुए हैं। एक पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन और नुर्रे और सम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 ही पैसे तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। समझ में बैठी? यानी राउंड वाले झूले लगे रहते हैं मेले के अंदर, मतलब घोड़े हाथी बने रहते हैं, उनके ऊपर बैठ करके झूलते हैं गोल गोल, तो वो चक्कर लगाने के लिए। लेकिन हामिद जो है
वो दूर खड़ा रहता है, कहता है कि मैं अपनी पैसों में से बिल्कुल यहाँ खर्च नहीं करूँगा। सब चरखियों से उतरते हैं, उन चक्रियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतार लगी हुई है, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और साधु। वाह कितने सुंदर हैं। ये अंडरलाइन कर लेना कौन कौन से खिलौने आ रहे हैं। देखो, सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, बिस्ती और साधु। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं, मतलब इतने सुंदर है कि अभी बोलने वाले ही हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद किए चला आ रहा है, अभी लड़ाई करने के लिए, युद्ध करने के लिए चला आ रहा है। अब देखिए, ये पूछा जाएगा कि महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा, उसका वर्णन कीजिए। तो महमूद ने कौन सा खिलौना खरीदा है? सिपाही। कौन सा खरीदा है? महमूद ने सिपाही खरीदा है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए मालूम होता है अभी कवायद के लिए चला आ रहा है। मोहसिन को बिस्ती पसंद आया। बिस्ती जो कुएं से पानी निकालने का काम करता है, ठीक है ना, यानी बिस्ती पसंद आया। कमर झुकी हुई है, ऊपर मशक रखे हुए। मशक मतलब जिससे पानी ढोते हैं, वो मशक होती है, ठीक है। मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए हैं, कितना प्रसन्न है, शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उंडेला ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे ने कौन सा खरीदा खिलौना? वकील। कैसी विद्वता है उसके मुख पर, काला चोगा, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता है अभी किसी अदालत से जिरह या बहस किए करके चला आ रहा है। ये सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने वे कैसे ले? खिलौना कहीं हाथ से छूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर वह क्या करेगा, किस काम के? यानी मेले में हामिद के मित्र महमूद, मोहसिन, नूरे और सम्मी सभी के सभी खिलौने खरीद रहे हैं, लेकिन हामिद चुपचाप खड़ा है। क्योंकि खिलौने बहुत महंगे हैं, इसलिए हामिद अपने समझदारी का परिचय देता है कि इन खिलौनों को खरीद कर मैं क्या करूँगा, ये तो ऐसे ही ख़राब हो जाएंगे। मोहसिन कहता है मेरा बिस्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे, मेरा बिस्ती रोज़ सांझ सवेरे पानी दे आएगा महमूद, और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक फायर कर देगा नूरे, और मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। हामिद खिलौनों की निंदा करता है, मिट्टी के तो ही हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। हामिद जो है उन खिलौनों की क्या करता है? निंदा करता है कि मिट्टी के तो बने हुए, अगर गिर जाएं तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई आँखों से खिलौनों को देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक़ है। हामिद ललचाता रह जाता है। खिलौनों के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली हैं, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से अलग है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता? ललचाई आँखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार हैं। हामिद को संदेह हुआ, ये केवल क्रूर विनोद है, एक निर्दयी मजाक है मेरे साथ। मोहसिन इतना उदार नहीं है, लेकिन यह जानकर भी वह उसके पास जाता है। मोहसिन दोने से एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ाता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है, शर्मा जाता है। कहते हैं ना, ले रेवड़ी खाएगा, ले अब एक रेवड़ी दिखाई, ले ले ले, ऐसे खा गया। और जो बैठे मित्र मंडली वो तालियां बजा बजा कर हंस रहे हैं। तो इससे वो जो सामने हामिद है उसकी स्थिति क्या हुई होगी, ठीक है। मोहसिन
अच्छा, अब की बार ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद, रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? सम्मी, 3 ही पैसे तो हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद, हमसे गुलाब जामुन ले जा हामिद। मोहसिन बदमाश है। हामिद, मिठाई कौन बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हुई हैं। मिठाई कौन सी बड़ी बात है, इसकी कितनी सारी बुराइयां लिखी रहती किताबों में। लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद, हम समझते हैं इसकी चालाकी, जब हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो हमें ललचा ललचा कर खाएगा। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण ना था, वह सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी, फिर उसकी उंगलियां कभी ना जलेंगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर ही तो खुशी होती है, फिर तो खिलौनों को कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट कर बराबर हो जाएंगे, या छोटे बच्चे जो मेलों में नहीं आए हैं जिद करके ले लेंगे और तोड़ डालेंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दें। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार आए, और इतने पैसे ही कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती है। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए। सबील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची हैं। इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी ना दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा ये काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाई मिठाइयाँ, आप मुंह सड़ेगा, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी जबान क्यों खराब होगी। अम्मा चिमटा देखेगी तो देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद यो मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इन्हें मिजाज दिखाऊंगा। खेलें खिलौने और खाएं मिठाइयाँ। मैं नहीं खेलता खिलौने, किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी ना कभी आएंगे, अम्मा भी आएगी। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे। एक एक को टोकरियां खिलौने दूं और दिखा दूं कि दोस्तों के साथ इस तरह सलूक किया जाता है। ये नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब खूब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है जी, बिकाऊ है क्यों नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है, और क्या, और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताते क्यों नहीं कई पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे। ये कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की खुड़कियाँ न सुनाए। लेकिन दुकानदार ने खुड़कियाँ नहीं दी,
बुलाकर चिमटा दे दिया और हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो वह बंदूक है और शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास पहुंचा, अपने मित्र मंडली के पास पहुंचा। जरा सुने सब के सब क्या क्या आलोचनाएं करते हैं। अब जैसे ही हामिद उस चिमटे को लेकर अपनी मित्र मंडली के पास जाता है तो उसके मित्र मंडली जो है उसे कैसे कैसे उसकी आलोचना करते हैं, इस बारे में सुनिएगा क्या बोलते हैं। देखिए, मोहसिन ने हंसकर कहा, अरे ये चिमटा क्यों लाया है पगले, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपनी बिस्ती जमीन पर गिरा दो, सारी पसलियां चूर चूर हो जाएंगी बच्चू। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, वे मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजीरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजीरी से बदलोगे, 2 आने की है। हामिद ने खंजीरी की ओर उपेक्षा से देखा। मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजीरी का पेट फाड़ डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, डब डब बोलने लगी। अरे जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए हैं। 9 कब के बज गए, धूप तेज़ हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करें तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। अब बालकों के 2 दल हो गए, 2 दलों में बच्चे बट गए। मोहसिन, महमूद, सम्मी और नुर्रे एक तरफ और हामिद अकेला दूसरी तरफ, और दोनों में शास्त्रार्थ होने लगा, विद्वानों की तरह तर्क होने लगा। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद और नुर्रे भी हामिद से एक एक 2-2 साल बड़े होने पर भी हामिद के आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक ओर मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ बिस्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही की बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुंह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर ये चिमटा, ये बहादुर, ये रुस्तमे हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। तो इस चिमटे का नाम ध्यान रखेंगे, रुस्तमे हिंद। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा खड़ा करके कहा, बिस्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चू पकड़ा जाए तो अदालत में बंधे बंधे फिरेंगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ेंगे। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब ना दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा। नूरे ने अकड़ कर कहा, ये सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुंह चिढ़ाकर कहा, ये बेचारे, हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या खाक बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज़ आग में जलेगा। उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, बिना जवाब के हो जाएगा, लेकिन यह बात ना हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे ये वकील, सिपाही और बिस्ती लोंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो ये रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया,
वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में जमीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क ने सम्मी और नुर्रे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने, चिमटा बावर्ची खाने में पड़े रहने के सिवा और क्या कर सकता है। हामिद को कोई फड़कता हुआ जवाब ना सूझा तो उसने धांधली शुरू कर दी। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उनके पेट में डाल देगा। बात कुछ बनी नहीं, खासी गाली गलौज थी। कानून को पेट में डालने वाली बात छा गई और ऐसी छा गई कि तीनों सूरमा मुंह ताकते रह गए, मानो कोई देलचा कनकोवा किसी गढ़ वाले कनकोवे को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसके पेट के अंदर डाल दिया जाना एक बेतुकी सी बात होने पर भी कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तमे हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नुर्रे, सम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। औरों ने 3-3, 4-4 आने खर्च किए पर कोई काम की चीज़ ना ले सके। हामिद ने 3 पैसों में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें। तुम हमारा बिस्ती लेकर देखो। महमूद और नुर्रे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों के मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, सच। ये चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है अब बोलें। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ को लिए फिरते हो, उल्टे मार ना पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी मेले में यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश ना होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत ना थी। फिर अब तो चिमटा रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। यह उस चिमटे का प्रसाद था। तो देखिए बच्चों, अभी एक तीसरा अंक और बाकी है और ये कहानी का अंत हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही हम इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आपको ये कहानी कितने अच्छे से समझ में आ रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली बार इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।